Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator Supriya. गाइस आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम रिवीजन पढ़ेंगे और ये रिवीजन मैं 2 वीडियोस में कवर करूँगी जो यूनिट है इवोल्यूशन से। ठीक है, पहले पार्ट में यानी कि जो आज का वीडियो है उसमें हम 5 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी कि जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट इवोल्यूशन से उसके बारे में हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम डिटेल वीडियो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी ही अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पढ़ेंगे क्योंकि अब बहुत कम समय है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, देन अगेन हम पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, देन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होती है, होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं और इन सब के हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जो डिफरेंट ग्राफ्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ये वीडियो ही देख लो ना तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा एक ही बार में, क्योंकि आपने डिटेल तो ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो देखना है। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो में मैंने पूरा ये 5 जो टॉपिक्स हैं इनका रिवीजन किया है। सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ इसमें रिवीजन आपको करवाऊंगी, तो बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेमार्क रिवाइज करेंगे लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में ये क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है थ्योरी, जो लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन होते हैं जो साइंटिस्ट लेमार्क ने दिया था, और इस थ्योरी को लेमार्किज्म भी कहा जाता है। थ्योरी की क्या है, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कहीं पे भी वर्ड आ रहा है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मीन्स है कि ये लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। अब इस थ्योरी में क्या बोला गया है, इफ देयर इज अ कंटिन्यूस यूज ऑफ न्यू ऑर्गन देन इट लीड टू मॉडिफिकेशन इन इंडिविजुअल, बट इफ द ऑर्गन इज नॉट इन यूज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम देन इट विल बी लॉस्ट एंड देयर विल बी नो फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। यानी कि जो लेमार्क साइंटिस्ट थे उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कहा था कि अगर हम किसी भी अपने बॉडी ऑर्गन को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो वो जो ऑर्गन है वो बहुत हमारी नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो जाएगा, लेकिन अगर हम किसी भी ऑर्गन को बहुत समय से यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉट इन यूज़ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सो देन इट विल बी नो फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, उस ऑर्गन का फंक्शन जो है धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, यानी कि जिस भी ऑर्गन का हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं वो उसमें इंडिविजुअल्स में मॉडिफिकेशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, इवॉल्व हो जाएगा, और जो डिसयूज़ कर रहे हैं जिस भी ऑर्गन का हम कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गन जो है या फिर उसका फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा। ये सिंपल सी बात बोली गई थी थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एग्जाम्पल सबसे पहले केव फिश का पढ़ेंगे। केव फिश के एग्जाम्पल में क्या है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब नोट पर, क्योंकि आप ऑलरेडी डिटेल वीडियो पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये रिवीजन है। केव फिश में क्या था कि अकॉर्डिंग जो लेमार्क केव फिशेज जो होती है, यानी कि ऐसी फिशेज जो अंदर केव में रहती हैं, अंधेरे में रहती हैं, तो उनका कहा गया कि इन्हें केव फिशेस जो होती हैं वो ब्लाइंड इसलिए होती हैं क्योंकि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत लंबे समय से एक डार्क कंडीशन में रह रहे हैं, और जिस डार्क कंडीशन में रहने की वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में ब्लाइंड जो है होने लगी। इसीलिए ये बोला, यानी कि कंटिन्यूसली उनकी आइज़ का यूज़ नहीं हो रहा था क्योंकि वो डार्क कंडीशन में रह रहे थे, इसीलिए उनकी आइज़ जो है वो लॉस हो गई। इसीलिए ये बोला था लेमार्किज्म ने। जिराफ नेक का आपको ऑलरेडी पता है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। इनका अकॉर्डिंग था कि जिराफ के जो नेक होते हैं वो क्या कहते हैं, शॉर्ट थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जिराफ के नेक शॉर्ट थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में स्मॉल ट्रीज़ का डेथ हो गया, जो बड़े बड़े ट्रीज़ बचे हैं, तो जिराफ जो होते हैं उनको फूड, उनके ट्रीज़ को खाने के लिए अपने नेक को ऊपर, मतलब एक तरह से जैसे होता है ना कि हम किसी भी ऊपर वाली चीज़ को पकड़ रहे हैं तो उसको खाने के लिए उठते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका नेक जो है वो लॉन्ग हो गया, इसलिए जिराफ का नेक लॉन्ग हो गया था। ये थी लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन ये जो लेमार्किज्म थी ये अनसपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंसेस, यानी कि साइंटिफिक कोई एविडेंसेस नहीं थे, इसलिए ये थ्योरी जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी, लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन।
नेक्स्ट आ जाता है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस। डार्विन की थ्योरी इसलिए चली थी क्योंकि इनके जो थ्योरी थी वो साइंटिफिक एविडेंसेस पे बेस्ड थी। हिज थ्योरी टेल दैट ऑल स्पीसीज हैव इवॉल्व फ्रॉम वन और फ्यू कॉमन एंसेस्टर थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनकी थ्योरी बहुत ही सिंपल सी, इन्होंने कहा था कि जो भी एक या फिर जो भी स्पीसीज होती हैं वो एक या बहुत ही कॉमन एंसेस्टर से जो है वो इवॉल्व होती है, और ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर होता है, जैसे जैसे नेचर उसे सेलेक्ट करता है उनके फीडिंग के अकॉर्डिंग, उनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग, तो वैसे वैसे स्पीसीज जो है वो इवॉल्व होती है। ये बात बोली थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इट इज़ द डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू डिफरेंसेज इन फिनोटाइप, यानी कि उनके फिजिकल कैरेक्टर में जो डिफरेंसेज हो रहे हैं उसके बेसिस में नेचर उन्हें सेलेक्ट करता है। अब जो नेचुरल सिलेक्शन है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, एक होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और एक होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात बोली गई तो डार्विन ने ये दोनों चीज़ें ऑब्जर्व करी थी। इनका कहना था कि जब उस टाइम पे रिसोर्सेज की कमी थी, ठीक है, तो रिसोर्सेज की कमी थी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, रिसोर्सेज की कमी थी, तो जो इंडिविजुअल्स थे उनके बीच में कंपटीशन होने लगा, सेम स्पीसीज़ के बीच में कंपटीशन होने लगा। किसके लिए? लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, यानी कि जैसे कि हैबिटाट के लिए हो रहा है, फूड के लिए हो रहा है, मेटिंग के लिए कंपटीशन होने लगा। और ऐसी तो यही बात बोली क्या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि एग्जिस्ट करने के लिए स्पीसीज़ के बीच में क्या हो रहा है? स्ट्रगल हो रहा है। इसी को ये 2 फैक्टर पे बोला गया नेचुरल सिलेक्शन जो है इसी बेसिस पे होता है, स्ट्रगल होने लगता है। जैसे हम लोग भी हैं, अब एक रूम में 2 लोग हैं और वहाँ पे एक टीवी है, एक बेड है, तो आपस में वो क्या होगा? वहाँ पे कंपटीशन होने लगा, तो वो दोनों लोग एक रूम पे क्या कर रहे हैं? वो दोनों लोग एक रूम पे स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि अब जब कॉम्पिटिशन, रिसोर्सेज लिमिटेड है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो इस कंपटीशन में क्या होगा? कुछ इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाएगी और जो अदर इंडिविजुअल्स हैं वो सरवाइव कर जाएंगे, ऐसा डार्विन का कहना था। तो जो जैसे 2 लोगों में 2 एनिमल्स में फाइटिंग हो रही है, तो जो मतलब फिट होगा, जिसके पास जो फिट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? वो सर्वाइव कर जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और उसके पास क्या होते हैं? एडवांटेजेस कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए वो नेचर में सर्वाइव कर जाता है। अब इसका एग्जाम्पल जो है डार्विन का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंडस्ट्रियल मेलिनिज्म, जिराफ नेक और डार्विन फिंचेस। इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल मेलिनिज्म की बात करें तो उसमें क्या था कि एक वाइट कलर के मॉथ थे इन्वायरमेंट में और एक ब्लैक कलर के मॉथ प्रेजेंट थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो उस टाइम पे जो ट्रीज़ की बार्क थी वो वाइट कलर की थी, जिसकी वजह से वाइट कलर के मॉथ जो होते हैं वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकते थे, यानी कि वो उनका कलर ट्री के बार्क कलर से छिप जाता था। वहीं जो ब्लैक कलर के मॉथ थे वो हाईलाइट हो जाते थे, इसीलिए जो प्रेडेटर्स आते थे वो इन्हें ईजिली कैप्चर करके खा जाते थे, जो ब्लैक कलर के मॉथ होते, और वाइट कलर के मॉथ जो है वो सर्वाइव कर जाते थे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो वाइट कलर के मॉथ है उनके पास एक एडवांटेजियस कैरेक्टर है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ा तो ट्रीज़ की बाग जो है वो ब्लैक होने लगी। अब यहाँ पे एडवांटेजेस कैरेक्टर किसको मिल गया? ब्लैक मॉथ को। क्योंकि ब्लैक मॉथ कैमोफ्लेज करने लगे, वही वाइट मॉथ जो है ब्लैक पे की सरफेस में ज़्यादा हाईलाइट होने लगे, तो प्रीडेटर्स अब उन्हें ईट करने लगे। तो यही एक जो है इसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलिनिज्म का, यानी कि यहाँ पे जिसको भी एडवांटेज कैरेक्टर मिल रहा है वो नेचर में सर्वाइव कर रहा है एक समय में, ठीक है। जिराफ नेक का एग्जाम्पल डार्विन ने कहा था कि जो नेचर है वहाँ पे दोनों ही इन्वायरमेंट में दोनों ही नेक के जिराफ प्रेजेंट थे, यानी कि शॉर्ट नेक के भी और लॉन्ग नेक के। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जो शॉर्ट ट्रीज़ है या प्लांट्स हैं उनका डेथ होने लगा, तो जब शॉर्ट ट्रीज़ और प्लांट का डेथ होने लगा तो जो शॉर्ट नेक वाले जो जिराफ है वो हाई ट्रीज़ पे फीड नहीं कर पाते, तो इसीलिए उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो गई। यहाँ पे भी क्या बोली गई? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए, तो जो हाई मतलब लॉन्ग नेक वाले जिराफ है उन्हें एक एडवांटेजियस कैरेक्टर जो है वो मिल गया। वहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस का। इन्हें डार्विन फिंचेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें डार्विन ने ही
इनकी डिस्कवरी की थी गैलोफेगस आइलैंड में। इनका कहना था जो फिंचेस हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही निकली है, लेकिन जैसे जैसे वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में गई तो उनका क्या हो गया, उनका फीड करने का तरीका अलग हो गया। वो डिफरेंट फूड पे डिपेंड होती, कोई स्मॉल फूड खा रही, कोई लार्ज फूड खा रही, उनका रहन सहन का तरीका अलग हो गया। इसी वजह से वो स्पीसीज जो हो गई वो अलग हो गई, लेकिन वो कहाँ से इवॉल्व हो रही हैं, वो कॉमन एंसेस्टर से इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये थ्योरी जो थी इसमें साइंटिफिक एविडेंसेस मिले थे और इसीलिए डार्विन की थ्योरी चली थी। वही लैमार्क की थ्योरी जो यूज़ एंड डिसयूज़ या फिर जिसको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहा था, वो लंबे समय तक नहीं चली थी। सो गाइज हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया। आज मैं सबसे पहले लैमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस इन विच 2 और मोर रिलेटेड स्पीसीज बिकम मोर एंड मोर डिसिमिलर, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो रिलेटेड स्पीसीज है वो धीरे धीरे डिसिमिलर होने लगी। एंड द सिमिलरिटी वॉज ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर। उनमें जो सिमिलरिटी थी वो किसकी वजह से थी? वो कॉमन एंसेस्टर की वजह से थी। और कुछ समय के बाद अनेबल टू इंटरब्रीड, जैसे मैंने आपको, यानी कि कुछ समय के बाद वो आपस में इंटरब्रीड भी नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको डार्विन फिंचेस का एग्जांपल दिया था कि वो एक कॉमन सिस्टर से आई थी, लेकिन उनका जैसे जैसे रहन सहन सब कुछ चेंज हुआ तो वो क्या हो गई, अलग हो गई, यानी कि उनमें सिमिलरिटी आ गई और जिसकी वजह से वो कुछ समय में इंटरब्रीड भी नहीं करेंगे। यानी कि एक पेरेंट स्पीसीज से 2 अलग अलग स्पीसीज निकली, एक पेरेंट स्पीसीज से 2 अलग अलग स्पीसीज निकली। यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में सिंपल सी बात है कि कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व हो रही हैं दोनों स्पीसीज जो है वो उनमें डिससिमिलरिटीज आ गई। अब इसी से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर का ये जो है अराइज होता है, जिसमें क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म हैविंग पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, लाइक जैसे कि हम लोग होते हैं, हमें पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं ह्यूमंस में, बैट्स में, वेल्स भी होते हैं, यानी कि इनका स्ट्रक्चर सबका सेम है कि सबके पास पेंटाडेक्टाइल लिम्ब है, लेकिन ऑल हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, बट इनके फंक्शन अलग है। हम अपना लिम्स का यूज़ डिफरेंट तरीके से करते हैं, बैट्स डिफरेंट तरीके से करते हैं और वेल्स डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो हम जो है एक कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन और डिफरेंट प्रोसेस की वजह से हम लोगों की में क्या हो गई, डिसिमिलरिटी आ गई, और यही बात बोली गई है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या बोला गया, ऑर्गेनिज्म नॉट क्लोजली रिलेटेड, यानी कि कोई भी कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, बट इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर ट्रेड्स एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग टू अडॉप्ट टू सिमिलर एनवायरमेंट्स। इसमें जस्ट डाइवर्जेंट का उल्टा हो गया, यानी कि ऑर्गेनिज्म में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, लेकिन वो जैसे अलग अलग तरीके से एक सिमिलर क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट कर लेती हैं। ठीक है, जैसे 2 स्पीसीज हैं वो अलग अलग, मतलब उनका कॉमन एंसेस्टर अलग अलग है, लेकिन क्योंकि उनका रहन सहन और उनके फूड हैबिटाट, उनका क्या फीडिंग तरीका, इनक्यूबेटिंग, इन सब की बिहेवियर की वजह से वो क्या होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट कर लेती है। ठीक, कॉमन एंसेस्टर लेकिन नहीं है। उसके बाद ये जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से एनालॉगस स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे कि एनालॉगस स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। जैसे मैंने बताया अभी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, लेकिन उनका फंक्शन सेम हो रहा है। इज अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म एंड देयर इज नो रिलेशन ऑफ कॉमन एंसेस्टर, जैसे कि फ्लाइट विंग्स, जैसे कि इंसेक्ट के विंग्स, फ्लाइज के, बर्ड्स के विंग्स, क्या विंग्स का काम क्या है, वो उनको फ्लाइज करने में हेल्प करें, लेकिन ये कॉमन एंसेस्टर से नहीं है। ठीक है, इंसेक्ट का एंसेस्टर अलग है, फ्लाइज का एंसेस्टर अलग है, बर्ड्स का एंसेस्टर अलग है। वहीं डॉल्फिन और शार्क की बात करें तो डॉल्फिन एक मैमल है जबकि शार्क एक फिश है। ये हो गया एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। सो हमारा जो 5th टॉपिक है वो है मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अभी हमने नेचुरल सिलेक्शन के बाद में पढ़ा। नेचुरल सिलेक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और बैलेंसिंग भी होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ग्राफ आपको एज इट इज़ ही लर्न करने हैं, ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको ग्राफ दे दिया जाए, इसमें पूछा जाए कि कौन सा डायरेक्शनल सिलेक्शन है, कौन सा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। ठीक है, ये डायरेक्टली, और कौन सा डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन है। सो मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की 3 सिलेक्शन होते हैं। सबसे पहले होते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये ग्राफ है तो ये जो साइड वाला होता है इसको एक्सट्रीम फिनोटाइप कहते हैं, वहीं जो मिड वाला इसको मीन कहते हैं। ठीक,
तो डायरेक्शनल सिलेक्शन का ग्राफ आपको एज इट इज़ ही पूछ लिया जाता है। ऐसे ही आपको ये फ्रीक्वेंसी है, ये फिनोटाइप है। यहाँ पे पहले जो है ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। जैसे जैसे सिलेक्शन हो रहा है तो आप देखिए कि एक्सट्रीम वैल्यू को सेलेक्ट करके इस तरह से ग्राफ को शो किया गया। अब इसमें बोला क्या गया है, इस पर भी ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। इट अकर्स व्हेन वन ऑफ द फिनोटिपिक एक्सट्रीम बिकम सिलेक्टेड फॉर और अगेंस्ट यूजुअली एज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। इसमें क्या बोला गया कि एक एक्सट्रीम, मैंने कहा ये साइड वाला जो होता है एक्सट्रीम, इसको सेलेक्ट किया जाता है इन्वायरमेंट में, तो इसको ये जो होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन में। फेवर द नॉन एवरेज और एक्सट्रीम फिनोटाइप। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था इसका। आप इससे समझिए कि ये वाइट मॉथ है, वही ब्लैक मॉथ है। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। मैंने कहा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो ट्री की बाग जो है वाइट थी, इसके पास एक एडवांटेजेस कैरेक्टर थे, तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक्सट्रीम जो है सेलेक्ट हो गए हैं और ये एक डायरेक्शन में सिलेक्शन, पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि ब्लैक कलर के मॉथ का सिलेक्शन हो गया। इस वाले में आपको सिंपल सा या तो इंडस्ट्रियल मैनलिज्म का एग्जांपल किसका है, डायरेक्शनल सिलेक्शन का है, ऐसे आपको ग्राफ रन करना है, या फिर जैसे ये ग्राफ एज इट इज़ दिया हुआ है आपको ऐसे ही रन कर लेना है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन आप समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ की क्या बात बोली कि जो स्टेबलाइज है, ठीक, यानी कि स्टेबल होनी चाहिए इन्वायरमेंट में चीज़ें, तभी वो सर्वाइव करेंगी। यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम वेराइटीज़ बोथ द एंड्स में नहीं से एलिमिनेट कर दी जाती है और जबकि मिड वाला रीजन सेलेक्ट किया जाता है। ये बिफोर सिलेक्शन की बात की, आफ्टर सिलेक्शन में देखिए ये वाला रीजन, यानी कि ये स्टेबलाइज रीजन है। अभी आपको समझ आएगा। Extreme varieties from the both ends of the frequency distribution are eliminated and this type of selection tends to favor intermediate type को ये फेवर कर रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजिंग में आप ये चीज़ ये लर्न करिएगा कि इंटरमीडिएट टाइप को फेवर कर रहा है। जैसे कि बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज़, क्लच साइज ऑफ रॉबिन बर्ड्स, यानी कि एग का साइज। देखो ह्यूमन बेबी का वेट अगर बहुत कम हो रहा है तो भी वो उसको कहा जाएगा कि उसको वो कुपोषण का शिकार है या डिजीज़ है। अगर वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी बेबी के लिए हार्मफुल है। इसीलिए इसको ये कैसा होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। वैसे ही रॉबिन, ये जो क्लच साइज ऑफ रॉबिन बर्ड्स का बोला गया है, इसमें क्या बोला कि रॉबिन बर्ड्स का जो क्लच साइज होता है वो 4 to 5x होता है। अगर ये 2 एग होता है तो अगर प्रेडेटर इसे खा जाएगा तो इस कोई भी एग नहीं बचेगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो ये इसको मतलब देख रेख नहीं कर पाएगी। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, वही ये पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या है, स्टेबलाइजिंग। और इसके एग्जांपल आप लर्न जरूर करिएगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन का इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म, और उसके बाद स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ह्यूमन बेबीज़ का एग्जांपल क्लच साइज ऑफ रॉबिन बर्ड्स, ये बहुत पूछा जाता है। आप डिटेल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करवाया है एक। सो जो थर्ड है सिलेक्शन वो है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन के बाद क्या है, ये जस्ट स्टेबलाइजिंग का अपोजिट है, यानी कि बोथ एक्सट्रीम्स को फेवर किया जाता है। ये वाली वैल्यू इसको फेवर किया जाता है और मिड वाले को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे कि आप ये बिफोर सिलेक्शन हो, ये कैसा है, ये आफ्टर सिलेक्शन है। बोथ एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड। एक्सट्रीम वैल्यूज हैव हाईएस्ट फिटनेस एंड इंटरमीडिएट और मीन वैल्यूज आर रिलेटिवली डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे बोला गया कि एक्सट्रीम वैल्यूज के पास हाईएस्ट फिटनेस है और जो इंटरमीडिएट है और जो मेन वैल्यू उनके पास डिसएडवांटेजेस है, इसीलिए इस वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो रैबिट का एग्जाम्पल था कि एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन देखी गई कि जो हिमालयन ग्रे ऑफ ए ग्रे या फिर वाइट रैबिट के बारे में, कि जो हिमालयन ग्रे एंड वाइट रैबिट्स रहते हैं ये बेटर एबल टू ब्लेंड विद अ रॉकी इन्वायरमेंट में अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, यानी कि ग्रे और वाइट, यानी कि जो थोड़ा, क्योंकि रॉक कैसा हो रहा है थोड़ा सा ग्रेइश में होता है, जबकि इसीलिए वाइट रैबिट को नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया है ग्रे और ग्रे वाइट को, क्योंकि पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि इनके पास क्या है, एक एडवांटेजियस कैरेक्टर है, जबकि वाइट रैबिट जो है इजीली प्रेडेटर इन्हें कैप्चर कर सकता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पांचों के पांचों, जो भी मैंने आपको पढ़ा है, लेमार्किज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस पर मैं डिटेल वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन ये रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।